हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारी लाइव क्लास शुरू हो गई है और ये मैम है, डॉक्टर नौरिया मैम। तो ये इनको बोलना थोड़ी देर रुक जाओ, एंकल वेट बांध के रखना है पूरा दिन घर में। जैसे कोई ऑफिस जाता है तो बांध के ही चले जाए ऑफिस में। कमरे और बन रहे हैं 4 आप लोगों के आने के लिए 5 बल्कि ऊपर भी। उधर आ जाओ, फिर उधर चली जाती मैं, उधर कम आएगी ना बस। मौला मेरे मौला। कुर्सी पहली बार आए हो, दोबारा आते हो? हाँ, चलो बताओ, हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को सिखाना है तुमने। बैठो पूजा मैम, बैठो आपकी। वो लेके आना, आज वही दिखा देती हूँ अच्छे से। उसमें सारी की हुई हैं। बोर्ड लेके आना, बोर्ड दिखा, यहाँ बीच में रख दो इन दोनों। देखो बारी बारी से सारी एक्सरसाइज करो, देख देख के। उधर फेस कर लो, हम बस ऐसे ही खड़े रहो, कोई बात नहीं, ऐसे ही खड़े रहो। चलो देखो, पहली वाली एक्सरसाइज करो, पहली एक्सरसाइज करो। ये होता है वॉरियर पोज। इसको कहते हैं जब गुस्सा आता है। तो आता है कभी गुस्सा? बहुत बार आता है। तो ये ऐसे बैठा करो। हाँ ठीक है, नहीं बैठे जा रहा। हाँ नहीं, उसने झुका, उसने हाथ मोड़े हैं, उसके लंबे हाथ होंगे। हाँ हाँ, आपके छोटे हैं तो आप ऐसे कर लो। हाँ, सांस भरो, दहाड़ो शेर की तरह, शेर की तरह दहाड़ो। सारा गुस्सा निकाल देते हैं ऐसे। थोड़ी आगे आ जाओ, तुम इसके ऊपर आ जाओ, दोनों थोड़ा थोड़ा दिखोगे ना। हाँ, आज मैं इसी को ये हमने छाँट छट के बनाई है। हाँ, वो बाद में, अभी तो गुस्सा उतारना है। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं करना, अभी खाली गुस्सा उतारना है। ये गले के लिए, आवाज़ के लिए, साउंड के लिए। अच्छा, आप दूसरा करो। हाँ हाँ, ये एक्चुअली ज़रूरी नहीं है वॉरियर पोज है, मैंने बना दिया। हाँ, ऐसे भी होता है। हाँ, ऐसे भी होता है। हाँ, जैसे शेर की तरह बन के, जैसे आपको शेर लगता है, शेर की तरह बन के पूरा गले से निकालो, बस जोर से। हाँ हाँ, ये गला साफ करता है, आपकी आवाज़ सुंदर करता है। और फेस के लिए पूरी आंखें खोलनी है, पूरी गर्दन, ये गला अंदर जाना चाहिए। सीधे बैठ के करना, एक बार ऐसे करो, ये पूरी गर्दन अंदर जाएगी। हाँ, ये पूरी गर्दन, ये गड्ढा अच्छा लगता है ना गर्दन का, ऐसे करो। हाँ करते करते हंसी आ जाएगी। चलो अब उधर फेस करके दूसरी करो, दूसरी भी। हाँ, ये बटरफ्लाई से ऊपर है। देखो, बटरफ्लाई में तो हम जस्ट नीचे करते हैं, इसमें उससे भी ऊपर हो गया। नहीं नहीं, हाथ ऊपर की तरफ, हाथ ऊपर की तरफ करो, हाथ से ऊपर करो अपनी बॉडी। हाँ, ये बेबी पोज एक तरह बैठे बैठे हो गया है ना। हाँ, उसने नीचे रख के करा है, लेकिन आप उठा रहे हो तो हमें तो उठाना ही है, हमें तो बेबी पोज की तरफ जाना है ना। अच्छा, गुस्सा आता है तुम लोग करते क्या हो? खुद ही शांत हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। अगर गाना गाओ, वेट करना है, पानी पीना है, वेट करना है और लिख लेना है। अगर हम लिख लेते हैं ना कोई चीज़, तो हमें समझ आ जाता है ये तो कुछ भी नहीं थी बात, है ना। हम लोग तो बहुत लकी लोग हैं, कोई मुसीबत है ही नहीं। तो लिखने लगे, वो पता चल जाता है कि बस इतनी सी बात थी। और फिर इमेजिन करते हैं कि अगर ये कोई फ्रेंड आके आपको बताते, कोई फ्रेंड आके बताती ये बात हुई, हाँ, तो आपको कितनी बड़ी लगती।
तब उतनी, बस उतनी ही है। उसको हम जैसे समझाते हैं वैसे अपने को समझाना है, अपने को सामने बिठा लेना है। अब तीसरी करो दोनों। ये सब लेवल 2 हैं। जब लेवल 2 अल्ट्रासाउंड आ गया ठीक ठाक, वो थोड़ा आगे करो, बोर्ड आगे करो, आगे मेरी तरफ। वो फोटो कम नहीं, कोई बात नहीं, ये इधर आ जाएंगे। हाँ हाँ, ये दोनों पैर ऐसे खोल लें, जितने खुलते हैं पूरे एक लाइन में आने चाहिए। देखो उसके एक लाइन में आ रहे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं, आपके तो कहीं भी नहीं आ रहे। अब कैसे कराओगे इसको? सामने बैठ के हस्बैंड को बोलोगे हैं कि मुझे एक लाइन में कर दो, धीरे धीरे। डरते हैं वो, पता नहीं कुछ टूट ना जाए। अगर टूटेगा भी तो तुम्हारी बॉडी स्ट्रेच होगी, और जॉइंट जो है बीच में से जोड़ होता है। जॉइंट दिखाओ, जॉइंट, हाँ ऐसे घुटने पे जोर लगाना है। घुटने पे जोर लगाने से स्ट्रेचिंग होती है दोनों जॉइंट के बीच में। अभी आ रही रात डिलीवरी हुई है, 5'1" तुम लोग की भी इतनी हाइट होगी, और 5'1" इंडिया के लिए ठीक है, कम नहीं होती है। दे दो ये, अगर ये जोड़ खींचेगा ना, माइक्रो टीयर हो भी जाएंगे, दर्द हो भी जाएगा, तो उससे ये नहीं है कि कोई परमानेंट लॉस हो जाएगा। इसको स्ट्रेच करने से हमारी जगह देखो कितनी बढ़ जाएगी। पहले जो विदाउट स्ट्रेच इतनी थी ना, अगर हमारे बेबी के लिए बहुत जगह होती है अंदर, और स्ट्रेच कर देंगे तो ये इतनी बन जाएगी। तो इतनी से ही होती ना 2.25 की चूड़ी 2.5 की बन जाएगी, तो उसमें से आराम से निकल जाएगा। अब इतनी वजह में बेबी आराम से निकलेगा, इतनी होगी तो दब दब के निकलेगा, और उतना आजकल करते नहीं। आ गए मैडम? अरे वाह, रात 2 बजे डिलीवरी है, मिलो। आप बैठो, इनको बिठाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठा लो। या ठीक है। अब आपको कोई बोलेगा हाइट देखो इसके बराबर ही होगी, खड़े होके नापो। और 3 kg का बेबी है, 3 पॉइंट, थोड़ा तुम्हारी ज़्यादा ही है, तो तुम्हें कोई नहीं कह सकता है ना। अरे जो 4 फीट के होते हैं उनकी भी होती है डिलीवरी, तो बच्चे भी तो उनके छोटे होते हैं। चलो बैठ जाओ, बिठाओ। हाँ ये तो बहुत ही अच्छी है। आजकल मैं सुन रही हूँ, मैसेज देख रही हूँ कि मेरे हाइट जो है 5'3" है, और सब कह रहे हैं छोटी है, छोटी है। छोटी कहाँ से होगी? बेबी को नहीं लाया ना। बताओ, अपना एक्सपीरियंस बता दो, फिर तुम जाओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह होती है अगर टाइम देते हैं। अगर हम रात को 10 बजे सोचते ये नहीं होने वाली, तो 2 बजे कैसे पहुंचते? ड्यू डेट निकल गई थी। नहीं नहीं, ऐसा ही करना चाहिए। मतलब मैंने कोई जो किताबों में लिखा है वही करती हूँ मैं। कोई ऐसा, यही तो बात है। आजकल तो जो नॉर्मल काम करे वो भी हीरो है। तुम नॉर्मल सा ना, बस सुबह उठ के पूछ ही लो आपने खाया, आपने खाया, तो इसी में खुश हो जाते हैं घर वाले। आजकल ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ करना पड़ता है हीरो बनने के लिए। आजकल तो थोड़ा सा नॉर्मल सा भी करो ना, नॉर्मल से आधा भी करो तो भी हम बड़े लगते हैं। जो किताबों में लिखा है। क्या किया है? अच्छा, हीरोइन वाली। हाँ, ऐसा हुआ कि ये नहीं पता चलता एंड में सिजेरियन करना पड़ेगा, तो सबको बुलाना पड़ता है। तो ये ऐसी चीज़ है कि नॉर्मल डिलीवरी कराई, 4 डॉक्टर भी खड़े हैं, एनेस्थेटिस्ट भी खड़ा है। अगर तो हो गई तो हो गई, वरना सिजेरियन करेंगे। ट्रॉली भी लगी हुई है, ब्लड बैंक में बंदे बैठे हुए हैं। तो ये सब इंतज़ाम करके फिर हम थोड़ी सी डोज देते हैं पेन बढ़ाने की, जो मैं करती हूँ। और इसको बोलते हैं ट्रायल ऑफ लेबर। ऐसा नहीं है ये मेरी नई चीज़ है, कोई चीज़ मेरी ऐसी नहीं है कि मैंने ही डिज़ाइन की है। सब किताबों में लिखी है। किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं, और अच्छी किताबें। जो राइटर होते थे वो एक एक बात लिखते थे। ट्रायल ऑफ लेबर होता है कि आपने, चाहे सिजेरियन हो, चाहे स्मॉल लेडी हो, चाहे बेबी भारी हो, ट्रायल ऑफ लेबर एक चीज़ होती है। ये हमारी पेल्विस कितनी जगह देगी ये पहले से नहीं पता। इसकी शेप क्या है अंदर से, उसमें से बेबी घूम के निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, पहले से नहीं पता। हेड हाई है तो क्या हुआ, वो नीचे आ जाएगा। ऐसी चीज़ें हो रही हैं आजकल। अभी परसों और भी इंटरेस्टिंग केस हुआ है। परसों उसको एडमिट किया था रात को कि ब्रीच है और पानी ज़्यादा है, पहले था।
अब से 10 दिन पहले जब कराया था मैंने कहा तुम्हारा ब्लीच है, और ब्लीच ही चल रहा था इतने दिनों से, आप आके एडमिट हो जाना ताकि पेन वेन शुरू हो तो यही हो सकता है घूम जाए क्योंकि पानी ज़्यादा है उसमें, घूमता रहता है बच्चा तो ऐसे है ना, यूट्रस के अंदर है, कभी ऐसे है। अब जब पानी भी ज़्यादा है तो वो बार बार घूम जाता है, तो इसका पक्का नहीं पता था कि फाइनली ये सीधा रहेगा कि उल्टा रहेगा कि आड़ा ही हो जाएगा। और जब आई तो शुगर चीनी बंद करी, चीनी नमक घी सब जैसे बंद किया कि क्यों इतना पानी ज़्यादा होता है शुगर वालों का। चाहे शुगर इतनी आ नहीं रही थी लेकिन आती नहीं है, हम रात को नहीं खाते, सुबह नहीं आती, जिस दिन टेस्ट किया उस दिन नहीं खाते, और अब उसका कम हो गया, वो भी पानी भी कम हो गया, बेबी भी सीधा हो गया। अब थोड़े पानी में सीधा बेबी नहीं घूम सकता, हेड एक बार नीचे गया तो गया। लेकिन अब उसके हो गए कितने, 38 वीक पे बुलाया था हमने, 38 वीक -1 डे जब था तब भी उसका ब्रीच था। उसको फिर थोड़ा सा आड़ा मतलब सीधा ही हो गया था, ओब्लिक हो गया था, ओब्लिक हो जाता है कई बार, मैं सुनती हूँ कि ओब्लिक है, ओब्लिक तो सबका ही होता है, एकदम ऐसे सीधा तो बिल्कुल डिलीवरी टाइम होता है, ओब्लिक सबका होता है, ओब्लिक के सिवाय तो हो ही नहीं सकता किसी का। जो तो यूट्रस है तो उसमें थोड़ा सा ऐसे ही होता है बच्चा, यही जब पेन आएंगे तो नीचे को जाएगा ना, वो इधर कैसे चला जाएगा। तो उसको हमने थोड़ा सा सीधा करके बेल्ट बांधी, जो दिखाती हूँ मैं बेल्ट, कि अब वापस ना जाए, और अगर ये सारी रात ठीक रहा तो सुबह घर भेज देंगे। रात में ठीक रहा, मॉर्निंग में भी वो सीधा था, फिर बाहर से भी करा लिया अल्ट्रासाउंड और कंफर्म करने के लिए, बिल्कुल ठीक आई सब कुछ, डॉपलर फ्लो ठीक आया और भेज दिया उसको। तो मुझे मैसेज आएंगे 33 वीक पे ब्रीच है, 34 वीक पे ब्रीच है, 35 वीक पे ब्रीच है, 38 वीक पे डिसाइड करना होता है। 38 वीक का मतलब ऑलमोस्ट 9 मंथ ख़त्म होने वाले हैं, उससे पहले बच्चा घूमता है, जगह होती है छोड़, जैसे जैसे बड़ा हो जाता है एक बार हेड नीचे गया तो वापस नहीं आ पाता। फीड कराया इसको और एपिड्यूरल लगवाया तुमने, ये भी बताओ। यूएसए में एपिड्यूरल के लिए बता दो, यूएसए में एपिड्यूरल सबके लगता है अनटिल अनलेस कोई मना कर दे, वो रूटीनली लगाते हैं। हाँ, एपिड्यूरल अब नया नहीं है, कम से कम 50 ईयर से चल रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन डॉक्टर को तो इसमें भी उतनी वेट करनी पड़ती है, तुम्हें भी उतनी वेट करनी पड़ती है। एपिड्यूरल से जल्दी नहीं हो जाता, रादर आधा घंटा डिले ही होता है, पेशेंट सो जाता है बीच बीच में, तो 10, 15, 20 मिनट आधा घंटा डिले भी हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। इससे पहले ही धड़कन ख़राब हो जाती। पहले जब लगाया तब तुम कह रही थी नहीं मत लगाओ, मैं तो बियर कर रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम है ना कि इससे ज़्यादा आने वाले हैं और टाइम लग रहा है। 2 दिन लगना नॉर्मल बात है। परसों रात शुरू हुए थे, कल रात हुआ, परसों रात हुए भी नहीं थे शुरू, सुबह कल सुबह शुरू हुए थे, कल रात को हो गया। तो ये कोई मतलब पहला दिन हल्का हल्का जाता है, दूसरे दिन अच्छे दर्द आते हैं। पहले दिन कभी डिलीवरी नहीं होती, वो तो किसी की हो जाती कि उसका पहला दिन घर में बीत गया। आ जाओ आप लोग भी आ जाओ। अगर हमें देखना है हॉस्पिटल अच्छा है कि नहीं है, रात को 12 बजे जाके देखो। कल चांदना मैम बता रहे थे, आई नहीं, बता रही थी एक पेशेंट कह रही है मैं तो घबरा गई, मैं 10 घंटे हो गए यहाँ आए हुए, जितनी डिलीवरी हो रही सब सिजेरियन हो रहा है, और बड़ा हॉस्पिटल था और 7-8 सिजेरियन हो गए, तो मेरा भी हो जाएगा फिर तो, लेकिन उसकी नॉर्मल होगी। उसने बिल्कुल डीप ब्रीदिंग ली, बिल्कुल हल्ला नहीं मचाया, मैंने सिखाया हुआ था जब तुम हल्ला ही नहीं बचाओगे, शांति से लेटे रहोगे तो कोई सिजेरियन कैसे करेगा। हाँ तुम बताओ। हाँ उस वक्त तो एपिड्यूरल विड्रॉ कर लेते क्योंकि तो हाँ वो तो बातें तो बिल्कुल सुनाई देती है, कोई बेहोश नहीं करता। ये तो लोअर हिस्सा अभी निकाल दिया एपिड्यूरल, वो तो सिर्फ यहाँ लगता है इंजेक्शन, इससे नीचे यहाँ से नीचे का सुन होता है, और वो भी 50%। आप चल फिर पा रहे थे ना, ऐसे नहीं यूरिन के लिए हम कहते थे कि जाओ, और मैं 50% डोज देती हूँ, इतना ज़्यादा देती नहीं, 50% देती, जैसे 10 ml की होती है वो डोज, तो 5 ml देती हूँ, खुद से देती हूँ मैं, देख के खुद से देती हूँ। जब ये कहती है, जब देखती हूँ शक्ल पे आ रहा है पेन, फिर लगा दिया। हाँ
हाँ, एक 1.5 घंटे बाद हाफ डोज लगा, बजाय जो 2 घंटे बाद 10 ml लगना चाहिए, 1 घंटे बाद 5 ml, कभी 4 ml, लास्ट में 1 ml ही लगाया जब डिलीवरी होने वाली थी, क्योंकि जितना नीचे चला जाता है उतना कम दर्द होता है। एपिड्यूरल जिनका टाइम लग रहा है, और जैसे बेबी भारी था, इसका 3.2 kg का है, तो इसकी बॉडी के लिए सारे बेबी एक जैसे नहीं होते। मेरा वेट, अब क्वेश्चन ऐसे क्यों लिखते हैं, मेरा बेबी 7 मंथ का, उसका वेट इतना है, 8 मंथ्स का 33 वीक पे इतना है, 34 वीक पे इतना है, ऐसा होता ही नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई कि मेरा 3 साल का बच्चा है, उतना, इसकी हाइट इतनी, इतना वेट है, ठीक है, कैसे बताओगे? हर, है ना, क्लास में लाइन लगती है, कोई आगे खड़ा होता है, कोई पीछे खड़ा होता है, सारे ही ठीक होते हैं क्लास में लाइन, ऐसे सारे बच्चे छोटे बड़े होते हैं, तो सारे ही ठीक हैं। और हाइट के हिसाब से भी तो वेट होता है, वेट में तीनों चीज़ें देखते हैं, हेड सर्कमफ्रेंस देखते हैं, फीमर की देखते हैं, और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस देखते हैं। हेड की देखते हैं, लेग्स की देखते हैं, एब्डोमेन की देखते हैं। अब किसी का वेट तो और सही देखी भी नहीं जाती है, 250 ग्राम प्लस माइनस होता है, तो वेट से कोई मतलब नहीं। हाँ, उस जो दिल्ली वाली लड़की की बता रही हूँ, उसने कहा कि मेरा ना, खुद डॉक्टर को बोला मेरा अल्ट्रासाउंड डॉपलर कर लो, अगर तो वो ठीक है तो वेट करो, जब तक डॉपलर ठीक है तब तक मुझे ना मेम्ब्रेन रप्चर करो, ना इंड्यूस करो, मैं आराम से लेटी हूँ। और वहाँ मतलब 10 में से वो 1 डिलीवरी नॉर्मल हुई। कल मैसेज आया चांदा मैम, उनसे क्लास लेती होगी ना, तो बताने के लिए मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। और जब औरों के सीजन हो रहे थे तब भी आया कि यहाँ तो सबके सीजन हो रहे, क्या करूँ? उनका कुछ नहीं, तो आराम से ले, डीप ब्रीदिंग कर, पता ही नहीं लगने दे कि तो है यहाँ पे। लोग चिल्लाते हैं, दर्द होता है, तो ऐसे डॉक्टर्स को हो जाता है कि ये होगा नहीं अल्टीमेटली। अब उसका नहीं हुआ ना, अगर उसने और हल्ला कौन नहीं मचेगा? जिसके दर्द कम होंगे। दर्द किसके कम होंगे? जिसने एक्सरसाइज की होगी। तो ये एक्सरसाइज ही सारा सीक्रेट है। जैसे तैयारियां IIT के कराते हैं, करा दिया, अब उस दिन टीचर को जाने की ज़रूरत नहीं। और कुछ आपने कुछ पूछना? देखो मिलो इससे, आ जाओ, तुम तो पता ही है सब, तुम्हें तो सब पता है। तुम्हें पहली बार है? ये भी आती है ना, इसको भी मालूम। आज सारा सुंदर लग रहा है। आज तो लग रहा है सुंदर। नहीं, मुझे वैसे ही नीचे देखती हूँ, ऊपर देखती हूँ, पता नहीं। संडे को पूरा अच्छे से। और कुछ कल रात को डिलीवरी में कुछ पूछना है, इससे क्वेश्चन नहीं तो ये जा रही है। रात को नहीं, सुबह के टाइम ही हुई है। क्या कह रही हैं? हाँ, पूछ लो। ये मना कर रही थी, इसको कहा, कहती नहीं मैं सह रही हूँ कि तुम्हें बाद में, मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हें बाद में लगवाना पड़ेगा, फिर बाद में लगवाओगे तो पहले क्यों सहा? ऐसा नहीं फीलिंग आएगी? सो ही जाते पहले, क्योंकि थोड़े में भी आप सो नहीं पा रहे। जब सोओगे तब पूरा फ़ायदा है कि एपिड्यूरल लगाया, 2 घंटे सो गए, बिल्कुल फ्रेश फिर उठे। अगर हम बिना वजह भी रात भर जागे रहें तब भी तो थक जाते हैं ना। और बच्चे की धड़कन एक बार भी नहीं खराब हुई, देखा तुमने? बच्चे का पॉटी का कोई, जब 9 महीने पॉटी नहीं करी उस दिन क्यों करेगा? ड्यू डेट तुम्हारी 17 थी, कल 23 को अब आज आके हुआ, 22 को एडमिट किया 5 दिन बाद। तो कितने मैं सवालों के जवाब दे रही हूँ, वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो सवाल आते हैं। ये भी परेशान। और एक रिपीटेड अबॉर्शन हो रहे हैं, एक सवाल है उसमें एप्ला कराना है अगर 3 से ज़्यादा हो, थायराइड तो कराना ही है, शुगर कराना है, HbA1c। कल एक कर्नाटका की पेशेंट थी, उसकी अब उसकी कितने बेबी भी हो गया, 1 साल पहले दिखाया था, और PCOD, और मुझे भी इवन देख के लगा कि इसके तो शायद हो PCOD, शक्ल एकदम बड़ी बड़ी सी थी, और उसका था। फिर उसने बताया मेरा HbA1c ठीक हुआ, निकला, और मैंने आपकी डाइट के, जैसे मैंने फर्स्ट विजिट पे सब बता दिया, ये करो, और डाइट तो वैसे ही बताते हैं वेट देख के कि वेट ज़्यादा है, तो आपकी डाइट फॉलो करी। नेक्स्ट मंथ ही प्रेगनेंसी हो गई, और अभी 3 महीने हो गए, डिलीवरी भी हो गई और नॉर्मल भी हो गई।
तो इसलिए मुझे इतना लग रहा है यही काम। मैं तो सोचती थी जगह जगह जाके क्लास लूँगी, एक वैन खरीदूंगी, उसमें छोटी सी ओपीडी होगी, आज करनाल में कल हिमाचल में ऐसे जाऊंगी। लेकिन ये कोविड हो गया और लाइव हो गया तो ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं। अब तो लाइव हो गया तो सब यहीं से देख सकते हैं। मुझे पीजीआई के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, आप पीजीआई लेके आके क्लास लिया करो। तो मैंने कहा अब तो सब देखते ही हैं। एक्चुअली सिजेरियन रेट कम होना चाहिए, लेकिन बढ़ता जा रहा है। मेरे बावजूद हो कुछ नहीं रहा। अभी मुझे 3 डॉक्टर्स मिली हैं, आज गपशप ही चल रही है, बातें बहुत बता दी। प्रीवियस सिजेरियन देखो, क्वेश्चंस के आंसर दे दिए मैंने। ये हस्बैंड का भी कराना है, और वाइफ का प्रोलेक्टिन, विटामिन डी, और हस्बैंड का FT4 TSH, HbA1c ज़रूर, हस्बैंड के ज़्यादा निकलता है ये, शुगर बॉर्डर लाइन, और विटामिन डी। कराओ ना कराओ ये तो कम ही होता है। CBC HB, और स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग, गुटखा, पान मसाला, ये जरूरी हिस्ट्री निकलती है। या कोई सिविल इंजीनियर होता है, धूप में रहते हैं। कल एक था, कहाँ का था, दुबई का, मैं ड्राइवर हूँ, तो फिर गर्मी में नहीं हो रही थी ना, और दूर भी रह रहे हैं। ऐसे सोचते हैं एक बार मिले हो जाएगी, ऐसे नहीं। आपको कम से कम 20 मंथ्स बिताने होते हैं, 2 सर्दियाँ इंडिया की बीत जाएं और ना प्रेगनेंसी हो, उसके बाद ये कहना होता है कि कोई ढूंढें, कारण ढूंढें। अगर आपकी एज 30 से कम है, अब 30 के ऊपर सोचते हैं 1 साल ऐसे नहीं ख़राब करे, पहले ढूंढ लें। अदरवाइज 30 से कम तो कुछ नहीं करना, बस आपको फर्टाइल डेज पता होने चाहिए। फर्टाइल डेज होते हैं डे 11 से, जिसकी डे 11 से डे 20 तक मेंसेस आ रहे हैं, हर मतलब साइकिल नॉर्मल है, 30 डेज़ की है, 28 डेज़ की है। और एक पेशेंट दूसरी थी, कल देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग पेशेंट, तुम नहीं थी ना? मैंने कहा पेन होना तो गुड साइन है, इसका मतलब आपका एग बनता है। वो तो हंसना ही शुरू हो गई, है सच में सच में सच में, कितनी अच्छा। मतलब मैंने कहा वो अनवांटेड होते हैं, जब कि हम चाह रहे हैं शायद प्रेगनेंसी हो जाए और आ गए तो थोड़ा सा वो ज़्यादा फील होते हैं, बट स्टिल इट्स ए गुड साइन। जब तुम्हें ये पता चल जाएगा ये गुड साइन है, इसका मतलब एग तो बनता ही है। कहती मुझे तो कहा है एग नहीं बनता और डोनर एग लेना पड़ेगा। रेगुलर साइकिल आ रही है, 30 की एज है, पेन हो रहा है, मैं तो यहीं से बता रही हूँ तुम्हारा एग बनता है। फॉलिकल स्टडी कराओ ना सीधे, AMH क्यों कराते हैं? IVF फेल हो चुका है, हाँ। और IVF फेल क्यों हुआ? क्योंकि हस्बैंड स्मोकिंग कर रहे हैं, वो नहीं देखा। स्पर्म का नंबर, वो भी मुझसे बात कर रही कि नहीं मैडम स्पर्म का नंबर तो ठीक है, नंबर सही है, लेकिन वो झुलस जाते हैं, काम नहीं करते। और ऐसा नहीं कि IVF में पहली बार में दूसरी बार में हो जाएगा, उसमें भी 10 टाइम्स चाहिए, उसमें भी हर महीने 10%, 10 IVF के पैसे जोड़ लो, फिर IVF पे जाओ। और इतने 10 महीने बिना टेंशन के ट्राई करो। प्रोलेक्टिन के लिए कैपगोलिन खा लो, शुगर के लिए डाइट ठीक करो, थायराइड के लिए दवाई होती है वही खानी है। और एप्ला अगर 3 से ज़्यादा अबॉर्शन हो गए, और अगर 3 से ज़्यादा नहीं हुए हैं, एप्ला हमारा नेगेटिव आता है, तो एस्प्रिन वगैरह नहीं खानी। मैं ये भी देख रही हूँ एस्प्रिन खाने से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। खून गाढ़ा है तो हमें पतला करने की, पतला ही है तो और पतला करने की दवाई दे दी, फिर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। उनके रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट बन रहे हैं ज़्यादा, कि यहाँ से ब्लीडिंग, प्लेसेंटा कहीं से भी ब्लीड कर गया। तो कोई भी कमी है तो ट्रीटमेंट का फ़ायदा होगा, और कमी नहीं है तो ट्रीटमेंट का नुकसान होगा। तो जब तक हमें रीज़न नहीं मिलता तब तक खाली प्रेगनेंसी करने की कोई दवाई नहीं होती। एग बिल्कुल बिना डॉक्टर के पास जाए पहले ही डे 12 पे, डे 11 पे फॉलिकल स्टडी कराओ। आपका एग बनता है, बात ख़त्म। एग बनता है उन दिनों, जिस दिन बनता है उससे 1 दिन पहले 1 दिन बाद आपस में मिलना है, और अच्छा खाना खाना है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करनी, ज़्यादा गर्मी में हस्बैंड ने नहीं रहना। वाइफ तो रेस्ट करती है फालतू में कि पता नहीं उनका बेबी निकल जाएगा, और हस्बैंड अपना टेंशन में स्मोकिंग करते रहते हैं, ड्रिंक करते रहते हैं। टेंशन तो उनको भी होती है ना, अगर कह दें वाइफ की एग नहीं बन रहा तो हस्बैंड को भी, उनके स्मोकिंग तो बेचारे इसलिए कर रहे हैं कि उनको टेंशन हो रही है बेबी नहीं होगा, वो एक और रीज़न बन रहा है। तो ये नॉलेज ही नहीं है छोटी छोटी बातों की। इतनी यंग एज में दुखी होते, मेरे तो दिल इतना दुखी हो जाता है। 28, 30 साल, 32 साल इतने एंजॉय करने की उम्र होती है। इसमें आप लोगों की जिम्मेदारी है कि घर में माहौल अच्छा रखें। मीनोपॉज पे देखना कितना टेंशन होती है बिना बात की।
मतलब हार्मोन विड्रॉ हो रहे होते हैं तब। एज नहीं होता 45 से, कोई ह्यूमन बॉडी में कोई चीज़ फिक्स होती ही नहीं है। कोई भी चीज़ जिससे मेंसेस शुरू होने की कोई एज नहीं है, ख़त्म होने की कोई एज नहीं है। कितना आए, कितनी लंबी साइकिल हो, कितनी प्रेगनेंसी की लेंथ हो, कितना बेबी का साइज़ हो, हमें ये देखना है कि वो रेंज, मतलब एक बैंड होता है हमेशा। जब ग्राफ बनाते हैं तो बैंड के अंदर है, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ। अब यहाँ वाले को थोड़ा वॉच करना है कि ये और नीचे तो नहीं जा रहा। यहाँ वाले को वॉच करना है कि सेंटर में लाने की कोशिश करना है, लेकिन नहीं आता अगर बच्चा। और वैसे डॉपलर आजकल जब से आया है, मेरे तो और कम सिजेरियन होने लगे। डॉपलर में देख लो फ्लो ठीक है तो बेबी ठीक है, चाहे आईवीएफ हो, चाहे वो शुगर वाला पेशेंट हो, चाहे थायराइड वाला पेशेंट हो। जब हमने ट्रीटमेंट दे ही दिया, आईवीएफ वाले को क्या पता मैं आईवीएफ हूँ। वो तो उसी दिन रप्चर हुआ है, उसी दिन फर्टिलाइज हो गया, उसी दिन इम्प्लांट हो गया। उसको थोड़ी मालूम है कि तुम 1 साल से ट्राई कर रहे थे, है ना। वो तो फ्रेश उसी दिन का था। तो बीज की तरह, पौधे की तरह है कि एक पौधा हमने आज बोया, कोई कमी देखी, ठीक कर दी, फिर जो नया पौधा बोया वो तो ठीक ही होएगा, अपने आप ही ठीक होगा, उसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कमी थी वो हमने ठीक कर दी। और एग में कभी कमी नहीं होती। ये वर्ड बड़ा गलत है कि आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। एक्चुअली फॉलिकल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, फॉलिकल रप्चर नहीं होता। फॉलिकल अगर हम बोलें, समझो कोई, जब किसी ने एग बोला तो एग नहीं होता, एग की क्वालिटी ख़राब होती नहीं है। एग तो सिंगल सेल होता है, और जो ख़राब होते हैं वो ही रह जाते हैं। जब हम कहते हैं ना मल्टीपल एग बन रहे हैं, तो ये रह जाते हैं। जो सही होता है वही रिलीज़ होता है, जिसमें रिलीज़ होने की ताकत है। उस ओवरी में से निकलने की एक पौधा है जो फूट गया, ये पौधा बाद में बनता है। एग रिलीज़ हुआ, यहाँ ट्यूब में आया, इधर से स्पर्म गए, फिर ये फर्टिलाइज होते हैं। इसके बाद ये सही गलत हो सकते हैं कि जो क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम जुड़े, वो जोड़े जोड़े नहीं बने, टेढ़े मेढ़े बन गए। इसमें से कोई एक भी टेढ़ा मेढ़ा जुड़ गया तो ये अबॉर्ट हो जाएगा। इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, फीटस का कारण है। लेकिन हम मदर का ढूंढते हैं। अगर कोई मदर में थायराइड है, शुगर है, ये 2 ही चीज़ों में सब फिट हो रहे हैं। जब भी किसी को कुछ हो, कुछ भी हो, थायराइड शुगर करा के जाओ, और 3 महीने वाला कराओ। मैं देख रही हूँ कि वो तो आता ही नहीं है। और एक सीरम इंसुलिन होती है, अगर किसी का वेट कम नहीं हो रहा, सीरम इंसुलिन करानी चाहिए। पीसीओडी में ये हाइपर इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट होता है फिर। और वो भी ऐसा फिक्स नहीं है कि एक ही चीज़ सबकी है, आप बार बार कराओगे, अलग अलग रिपोर्ट आएगी। 3 बार का एवरेज होता है। तो बहुत बारीकियाँ हैं। खाना बनाने में भी कितनी बारीकियाँ होती है ना। वो तो बहुत छोटा, हाँ बाय, बहुत। हाँ, हार्ट बर्न होता है तो आपने खाना खा के लेटना नहीं है, कंधा ऊंचा करके लेटना है ऐसे। ऐसे कंधा ऊंचा करके लेटना है और लेफ्ट साइड टर्न करना है। ये पेट है ना, खाना ऊपर आने को होता है, स्टमक इसके ऊपर है, यहाँ पे, यहाँ है। तो अगर आप ऐसे लेट जाओगे तो ये नीचे दब जाता है। अगर आप सीधे लेट गए ना तो ये स्टमक और ये यूट्रस उसके ऊपर आ गया। तो अगर आप ऐसे लेटे हो तो ये स्टमक है और ये यूट्रस है, तो उसके ऊपर वजन नहीं पड़ा, फिर एसिड जो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। कैसे? रात को एक तो B12 लगाओ, ऑप्टी न्यूरॉन, क्योंकि हमारे वेजिटेरियन डाइट में होता नहीं है B12, और विटामिन D बिल्कुल नहीं होता। और एक इंजेक्शन विटामिन D तो तुम्हारे लग ही गया होगा, ये तो फर्स्ट विजिट पे ही लग जाता है। ये 6 लाख का 6 मंथ चलता है, कहने को साल है। और B12 के तो हर हफ्ते लगते हैं, 4, 6, 5, 10 तक लग सकते हैं। 4 लगवा लो, फिर दोबारा देखो कभी होता है तो। और एग में होता है B12, बस हमारी जो तुम्हारी वेजिटेरियन डाइट में एग में होता है, खा लो, येलो में होता है। वो कोलेस्ट्रॉल इतना सा चाहिए, जो किसी चीज़ में होता है ना उतना सा चाहिए। वो जो हम निकाल के तेल यूज़ करते हैं वो नहीं चाहिए, वो 0 चाहिए, पतले जने को, मोटे जने को। किसी का शुगर ज़्यादा है, कम है, घी किसी को नहीं चाहिए, कोई एनिमल को नहीं चाहिए। ऊँट इतना बड़ा, हाथी इतना बड़ा घी नहीं खाता, चीनी नहीं खाता, तो उसकी खुराक पूरी होती है ना। जैसे हम पहले बहुत अच्छे से फास्ट वॉक करते थे, अब फास्ट वॉक नहीं खाते, हो जाते। रात को सोना है 9 आवर, ये भी इम्पोर्टेंट है। 9 आवर स्लीप चाहिए, 9 बजे से 6 बजे तक, ये भी बहुत ज़रूरी है।
9 आवर्स स्लीप नहीं होगी तो भी आप थके रहोगे, B12 लगवाओगे तो थके रहोगे, बीच में कोई गहरी नींद में उठा देगा, क्योंकि स्लीप ज़्यादा काम हो रहा है, ज़्यादा खाना ज़्यादा नहीं चाहिए, खाना सिर्फ 1 गिलास दूध बादाम ज़्यादा चाहिए, और स्लीप 2 घंटे ज़्यादा चाहिए, लैक्टेशन में भी उसमें भी। ये नहीं मालूम है, हमारे घरों में खिलाने का पता है कि खिलाना ज़्यादा चाहिए, खिलाना ज़्यादा चाहिए। दोनों साइड सो सकते हैं, कंधा ऊंचा करके, कंधा ऊंचा करके तो सीधे भी सो सकते हैं, कंधा ऊंचा करके तो सीधे भी सो सकते हैं। नहीं नहीं, तुम ऑप्टिन्यूरॉन लगवाओ, वो सब नर्व्स में दर्द हो रहा है शायद। अब साइड करो, चाहे लेफ्ट सो चाहे राइट सो, रजाइयाँ रख लो। कौन सी साइड? लेफ्ट सो, चलो लेफ्ट हैंड नीचे को हम लेफ्ट हैंड कहते हैं। हाँ हाँ, एक तकिया उसके पैरों के बीच में लगाओ, 2 ही लगा दो, 3 ज़्यादा हो रहा है। अभी दोनों के बीच में लगाओ, ऐसे सुलाना है। हाँ, तो देखा होगा मेरी वीडियो। अब ये साड़ी निकालो यहाँ से, ये नहीं ये चुन्नी निकालो। हाँ, अब ये एक्सरसाइज करते करते नींद आ जाएगी। नहीं, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। हाँ, अब एक्सरसाइज करो, वो अटक रही थी, ये वाली एक्सरसाइज करो। हस्बैंड पीछे बैठ के, जब 9th मंथ में कैसे कराएंगे? पीछे बैठ के कराना। जब 6 मंथ है तो 60 डिग्री, 7 मंथ है 70 डिग्री, 8 मंथ से 80 डिग्री, 9 मंथ से 90 डिग्री, है ना? चुन्नी से कराना, चुन्नी से दीदी। अगर जिनका नहीं होता है। 80 डिग्री, 9 मंथ से तो 90 तक करो। दूसरा जना कराएगा, कराओ। ऐसे नहीं है कि पहले करा दोगे तो कुछ हो जाएगी डिलीवरी। हिप्स को नहीं रोटेट करना, तुम हिप के पीछे बैठो, हिप के पीछे बैठो, हिप रोटेट कर रहे, फिर नहीं जा रहा, फिर तो बस लग रहा है जा रहा है। हाँ, सीधा उसको दीवार से लगाओ। अगर किसी का नहीं जा रहा, उनका बता रही हूँ, इसका तो जा रहा है। अगर किसी का नहीं जा रहा तो ऐसे करना है, खींचो अपने हाथ से। कोई आपका नहीं करा रहा तो ऐसे, ये कितना हमारा वही चीज़ जो बैठ के हम स्ट्रेट करना चाह रहे थे वही हो गई। वो बोर्ड देना, यहाँ रख दो, उठ जाओ। ये बाकी एक्सरसाइज करो, आज हमने इसमें से देख देख के करवाई है सारी। अब ये वाली बैक वाली करो, ये बैक के लिए है। ये वाली कर दो, ये करती है सीधे यहाँ बैठो। खाना खा के कैसे करना है, जैसे अपने हाथ बोलना, ये जैसे लेटना है। हाँ, लेट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं करो। ये वाली इधर रखो, इधर ही बैठो। उधर आवाज़ ज़्यादा आ रही है, हो नहीं रही। ये कंधे सुंदर रहेंगे, ठीक है, यहीं रख दो, इधर खड़े हो जाओ, इसके बैक से रख। मुझे ये दुपट्टा देना है। आप अपना करो, मैंने पकड़ा है। ये हो गया। हाँ, ये बहुत सुंदर है, सारी ज़िंदगी लड़कों ने भी करनी है। इससे शोल्डर अच्छे रहते हैं और सुंदर रहते हैं, आपके बैकवर्ड रहता है। बहुत सुंदर कर रहे हो। उठाना, सांस भरते हुए ऊपर जाओ, छोड़ते हुए नीचे आ जाओ। अब ये वाली करो। ये तो फ्रिज में से सामान निकालते हैं तब किया करो। वो 9th मंथ की है, स्क्वेटिंग, सबको पता है। ये वाली करो। हाँ, ये कैट एंड कैमल करनी है। और ये कमर दर्द हो रही है, जो यहाँ पे आ जाओ, ऊपर आ जाओ ना। कमर दर्द हो रही है तो ऐसे बैठना है। ये कमर दर्द हो ही रही है तो ऐसे ऊंचा करके बैठो। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, न तेरी शान कम होती, न तेरा रुतबा घटा होता, जो गुस्से में कहा तूने वही हंसकर कहा होता। हंसते रहना है। स्माइलिंग फेस में भी फ्राउनिंग के मसल डेवलप हो जाते हैं, स्माइल करते हैं तो स्माइलिंग के डेवलप हो जाते हैं। वरना आप अभी कम क्यों कर दिया है? एक और लगाओ, 4 तक के चाहिए। हाँ, अब इनके हस्बैंड अब पीछे मल दो इसकी। अगर ये ऐसे बैठी है ना तो इसका मतलब इसके दर्द हो रहा है। उसको बाहर निकालो।
ये बाहर निकालो खूब, हाँ बाहर निकालो, नीचे तो हमारा ऑटोमेटिक, हाँ ऊपर करो इसको, हाँ इसको ये निकालो, ठीक है। और किसी को बोलो मल देगा। ये बैक पेन हो ही रही है तो तकिए के ऊपर रखना पड़ता है, ऐसे नहीं, हाँ बिना तकिए के नहीं। ऐसे बैठे हैं ना कोई, हाँ तो पता लगता है ना, कोई पूछता है ना क्या हो गया, फिर इसकी कमर दबानी है। कैट एंड कैमल करना, कैट एंड कैमल करना। नहीं ऐसे नहीं, गर्दन नीचे, हाँ यहाँ से ऊपर निकालो, वापस लाओ, हाँ वापस आओ, हाँ बहुत सुंदर कर रही है, बहुत सुंदर कर रही है। ये पूरा जो भी हमारा जॉइंट है वो दोनों तरफ पूरा जितना जा सकता है जाना चाहिए। हमारी जो बोन्स होती हैं एक के ऊपर एक रखी है ना, तो ये इधर से भी स्ट्रेच होना चाहिए, इधर से भी। जब हम ऐसे कर रहे हैं इधर से स्ट्रेच हो रही है, जब हम ऐसे कर रहे हैं इधर से स्ट्रेच हो रही है ना, तो कभी गैप कम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी कमर दर्द हो रही है, अल्ट्रासाउंड वो एक्सरे कराने गए, पता चला गैप कम रह गया। इतनी हाइट है, एक लेडी की हाइट 2 इंच कम हो जाती है लाइफ टाइम में अगर ये स्ट्रेचिंग ना करे तो। बैठती है और कर्व बन जाते हैं, एक तो वैसे बैठती है, 2 के बीच में जगह कम हो जाती है, और एक उसकी बॉडी में कर्व इतने बन जाते हैं, इधर गर्दन का बन जाता है, इधर कमर का बन जाता है, इधर हिप का बन जाता है। तो ये जो देखा होगा ना तुमने, नानियाँ सारी छोटी छोटी होती हैं और ग्रैंड डॉटर जो होती है वो हमेशा लंबी लंबी होती हैं, वही नानी बनते बनते वैसी हो जाएंगी। 2.5 इंच बहुत होता है, 5'4" वाली 5'2" की रह जाएगी। ये वाली कर लो, फ्रॉक वाली, और हाथ ऊपर, ये फ्रॉक वाली, हाँ ये सांस भरते हुए ऊपर जाना। ये ऐसे बैठे बैठे हमारा उठने बैठने का, ये क्या बता रही थी, एसिडिटी होती है ना, और तो कुछ नहीं। एसिडिटी में भी बैठ लेटना नहीं है, और खाना धीरे धीरे खाना है, एक बार में नहीं खाना। जैसे खा लिया, दही रख दी उठा के, पहले सैलेड खा लिया, 3 बार में लंच खाओ। लंच ही अच्छी तरह खाना है, पहले 12 बजे सैलेड, फिर 2 बजे खाना, फिर 4 बजे दही वगैरह उठा के रख दो। आयरन की गोली खाई, उसके बाद दही या कोई और चीज़ है वो उठा के रख दी, फिर वो 4 बजे खा ली, फिर 6 बजे दूध पी लिया, फिर 8 बजे। जब कहते हैं 2-2 घंटे बाद खाओ, तो ये नहीं कि 2-2 घंटे बाद ज़्यादा खाओ, 2-2 घंटे बाद एक कटोरी में कुछ लेके खाओ, बस पूरी थाली लेके थोड़ी 2-2 घंटे बाद खा सकते हैं। और बिस्किट नमकीन ही खा लिए, उसमें क्या होता है कि पूरा फैट होता है, कोई न्यूट्रिशन नहीं, बस वो साफ़ सुथरी घर से बाहर खाने के लिए ठीक है। इवन आप कोई हल्दीराम की भी खा रहे हो तो उसमें क्या है, कितना है उसमें, ऑयल तो है ही, नमक तो है ही, कोई न्यूट्रिशन इतना खास नहीं है, लेकिन मूंगफली वगैरह 2-4 दाने होते हैं। तो ये कि घर से बाहर ठीक है, घर से बाहर तो एक बार कोल्ड ड्रिंक भी ठीक है, आपको साफ़ सुथरा पानी मिल गया। दूर रखो चाहे डिश, नहीं ये इकट्ठी करो, इसमें एक, हाँ नी के ऊपर नी आनी चाहिए, ये ऐसे बैठना, पीछे पकड़ना है, कमर सुंदर रखनी है। तो पीछे करके दिखाओ मुझे, बैक करके दिखाओ, हाँ ऐसे ये खींचना है दोनों हाथों को, आराम मिलता है करने में। ऐसे बैठोगे तो पीछे से खींचेगी ना, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में खींचेगी, आपकी हड्डियाँ इस डायरेक्शन में खींचेंगी। जैसे ये बोन है और ये बीच में एक बोन होती है, दिखाओ पेल्विस, ये दूसरी है, तो ये वाले जोड़ खींचेंगे। जब हम आगे वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जहाँ से ये आगे जुड़ी है वहाँ पे ये पीछे से खींचेगा, ये वाला जोड़ खींचेगा, ये स्टिफ होगा तो ये भी तो जगह कम कर रहा है, ये दोनों भी खींचने चाहिए, और यहाँ से भी खींचना चाहिए, यहाँ से भी खींचना चाहिए। फिर कोई एक्सरसाइज इसके लिए है, कोई इसके लिए, इन दोनों के लिए, और कोई इसको ठीक रखने के लिए, कमर के लिए है। तो सारी एक्सरसाइज का पर्पज़ है डिलीवरी अच्छी हो, कमर दर्द ना हो, ना डिलीवरी टाइम पेन हो, ना बाद में पेन हो। चलो खड़े होके कर लो एक फाइनल एक्सरसाइज। कौन से मंथ की बात नहीं होती, ये क्वेश्चंस आते रहेंगे कौन से मंथ में कौन सी करें। पहले सारी 100 वीडियोस देखो, उसके बाद क्वेश्चन लिखो। मेरा मन ना तो छोड़ने का करता है, और अगर मैं आंसर देती हूँ तो वो मेरे लिए सही नहीं है।
सबको मना करती हूँ मोबाइल नहीं देखो, मुझे फिर देखना पड़ता है। 2 जने पकड़ के करो। हाँ कर सकते हैं, वो भी ठीक है। हाँ हाँ कर सकते हैं। बहुत हल्की दिखाते हैं, जितनी आपको नेट पे मिल रही है ना वो बहुत ही कम है। मैं तो उससे ज़्यादा कराना चाहती हूँ, उतने कम में डिलीवरी नहीं होती। और वो फॉरेन की पता पहले की बनी हुई है, तब तो लोग काम करते ही थे और आज भी करते हैं वहाँ पे लोग। हमारे इंडिया की जो इलाइट्स है ना, इनकी अलग ही प्रॉब्लम है। इनके काम वाली आके सारा काम कर जाती है। अगर आप पोछा लगाओगे वो सब हो ही जाएगा। तो ये वो बहुत बॉल पे बैठ गए, कुछ नहीं है वो, उससे क्या हो जाएगा जब तक पैर खुलेंगे नहीं। हाँ वो नखरे वाली चीज़ें, और उनसे कर लो, उससे बस ऐसे ही आराम मिलता है। वो तो कर करा के मैं सोचती हूँ कूलिंग के लिए ठीक है इतनी, तो हम तो एकदम करारे लोग हैं ना। बेबी ऐसे ही निकाल के पकड़ा देते हैं लोग। पकड़ो, बेबी को खुद निकाल के पकड़ के दे सकते हैं आप लोग, पता है। पैरों पर बैठो, बेबी नीचे आ गया, उसको उठाया और अपना दूध पिलाने लगे बस। जो प्लेयर्स होते हैं उनको पता भी नहीं होता हम प्रेग्नेंट, उनको याद ही नहीं रहता। वो इतने बिजी होते हैं कि अपनी डेट वेट कुछ याद नहीं है और वो खेलते रहते हैं। लोग हनीमून पे जाते हैं, इतना घूम के आते हैं। हाँ मैम, और जहाँ आया यूरिन टेस्ट किया, उसके बाद मैं उठूँ कैसे, चलूँ कैसे, सारे चीज़ के घर, सारा सामान घर में नीचे से उठा उठा के ऊपर रख देंगे हस्बैंड लोग कि मैंने सब सामान ऊपर रख दिया, इसको झुकना ना पड़े। अगर सेकंड बेबी होगा तो बच्चे के लिए झुकोगे ना। एक आंवले का मुरब्बा मैं बहुत बार बताती हूँ। आंवला आ रहा है आजकल, पूरे साल आता है। और आंवला बीट रूट का जूस बहुत अच्छा है, कलर वाइज भी। उसमें बहुत कुछ कैप्सूल है अपने, थोड़े से में कहते हैं 120 एलिमेंट है उसमें, तो वो अपने आप में आंवला कैप्सूल है। मंडी जाके लेके आ सकते हो। मुरब्बे में सारा आंवला निकल गया, चीनी भर गई। चाहे वो आधा खाओ, चाहे 1 खाओ, चाहे 2 खाओ, खाओ तो फ्रेश आंवला ही खाओ। मुरब्बे का कोई फ़ायदा नहीं। वो किसी ज़माने में मतलब सब कुछ उसके अंदर रहता था ना, हम नहीं धो के खा लेते हैं, तो सारा तो निकल गया। एक तो उबलने में निकल गया, फिर जो चीनी लगी थी धोने में निकल गई। आंवला तो फिर भी नहीं बचा उसमें, उसको छेद कर करके उबाल के सारे आंवले का जूस बाहर निकल जाता है। उसमें बीट रूट, इसीलिए कह रही हूँ, बीट रूट मीठा होता है। ये सारी सब्जियां जो खानी मुश्किल है, येलो पेठा डाल लो, बीट रूट डाल लो आंवले में, घिया डाल लो, है ना, और पुदीना डाल के चटनी बना लो। उसमें ज़रा सी चीनी डाल लो चटनी में, अगर लग रहा है कि ज़रूरत है तो हाँ ज़रा सा डाल लो, ऐसे नहीं कि। और जो ऑयल है ना, इतने शुगर के पेशेंट मैं देखती हूँ कि छौंक तो उनके घर में जैसा लग रहा है वैसे ही लग रहा है, बस उन्होंने चाय में चीनी बंद कर दी। चाय में 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच ऑयल जो है इज इक्वल। हाँ अब ये 9th मंथ की एक्सरसाइज, पहले भी करोगे तो निकल नहीं जाएगा, लेकिन 9th मंथ में ज़रूर करनी है। जो 1 चम्मच ऑयल है, सरसों का तेल हो, ऑलिव ऑयल हो, बादाम रोगन हो, कोई भी हो, वो 2 चम्मच शुगर के बराबर है, 2.5 चम्मच। इसमें 4 कैलोरीज होती हैं और इसमें 9 कैलोरीज होती हैं। और 1 टीस्पून ऑयल जो है उसमें, और खाली हम समझते हैं ऊपर से जो 1 चम्मच घी डालना है। पहले क्या होता था, बड़े पतीले में खाना बना, दाल बनी और जिसको खिलाना है उसको 1 चम्मच डाल दी। अब सबके लिए ही अच्छा बनता है, हम करछी भर के डाल देते। करछी में 15 ग्राम ऑयल होता है और 3 जनों ने खाया 15 चम्मच, 45 ग्राम। जो बड़ी करछी होती है, या हम जब बॉटल से उड़ेल देते हैं और आपके पैन का ये नीचे वाला हिस्सा भर जाता है, ये 45 ग्राम होता है। और 4 जनों ने खाया तो 10-12 ग्राम हो गया, और 2 ने खाया तो 20-20 ग्राम ऑयल चला गया। और उसको नहीं समझते। वो जो पुराने ज़माने से चला रहा है ना, 1 चम्मच घी डाल दो, 1 चम्मच तो डाल दो, छौंकने में मत बनाओ, डालो। कच्चा तो ठीक है, वो उबाल जला के खाने का कोई फ़ायदा नहीं। कच्चा फिर भी ठीक है, बेटर क्वालिटी है। आप
सूखे जीरे में दाल बना ली, सब्जी बना ली, फिर ऊपर से डाल दो। रोटी पे भी लगा लो, कच्चा तो लगा ना, धुआं तो नहीं हुआ। किचन में एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए, एसी होना चाहिए, एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए, कूल रहना चाहिए, लेकिन वहाँ की हवा बाहर नहीं निकलनी चाहिए, धुआं होना ही नहीं चाहिए। और धुआं हो, कोई कर रहा है तो दीवारों पे दिखना चाहिए, उतना ही अंदर भी गया है। इसमें भी कमर को आराम मिलता है। टाइटैनिक करना, हाँ, गाने लगा के करो। आज मैंने क्लासिकल गाना सीखा है। लटे उलझी सुलझा जा, लट उलझी सुलझा जा बालम। हाँ नहीं, झूलना है, झूलना है, यहाँ से प्रेस करना है और दोनों को पुश करना है। देखिए कौन जीतता है। ये सर्वाइकल की भी हो रही है। नहीं, रोकना है, एक ने धक्का देना है, दूसरे ने रोकना है। दोनों ही आपको सीधे दिखाई देंगे, लेकिन दोनों ही जोर लगा रहे हैं। उसमें हाथ आगे भी कर सकते हैं, हाथ आगे रखो। हाँ, अब दोनों जोर लगाओ, दोनों को हिलाने की कोशिश करो और हिलना नहीं। हाथ घुटने पे नहीं रखना, हाथ हवा में रखना है। हाथ दोनों पकड़ लो, बताओ ना, देखा कहाँ है? नहीं, वो नहीं, आगे अपने पकड़ लो दोनों। हाँ, ऐसे। छोड़ो, अपने हाथ आगे रखो और धक्का दो। आपने धक्का देना है पूरा, उसी से उसकी एक्सरसाइज। जो मालिश करती है ना अगर डिलीवरी के बाद, उसको भी ऐसे ही करवानी है कि पीछे वो प्रेस कर रही है और आपने अपनी पोजीशन बनाए रखनी है। चलो अब थक गए, लेट जाओ। लेट के ये वाली करते करते सो जाओ। आ जाओ, अब यहाँ पे लेट जाओ। अब जाओ, आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी। उठने का तरीका, हाँ, उठना ऐसे, उठना ऐसे, उठना हाथ पे जोर देके। पूरा हाथ पे वजन आया, पेट पे आया नहीं। बेल्ट हमने पिछली क्लासेस में बता ही दिया। अब इसके बाद लेटो और एक्सरसाइज करते करते। अगर आप अपनी गर्दन बाहर निकाल लेते तो एक तकिया भी बहुत है। अगर आप अपनी गर्दन बाहर निकाल लेते, बस गर्दन की एक्सरसाइज सोते सोते ही हो जाती है। बस ये करते करते सो जाओ। ता नजर आया मौला 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 मेरी मौला। गाना गाना है पूरा। बच्चे को सुनता है, वो सीखता भी है। कल एक पेशेंट कहती है, अच्छा मैं तो पढ़ाई करती हूँ, वो भी सीख जाएगा। मैंने कहा पढ़ाई नहीं सीखेगा, वो खाली सॉन्ग सीखे, गाना म्यूजिक सीखेगा। बाहर की आवाज़ें भी नहीं उसको आती हैं। गाने चलता रहता है, वो नहीं आता। जो तुम गाती हो वही आता है। अगर ऐसे सारी आवाज़ें हैं तो उसको कितनी ज़्यादा आवाज़ें हो जाए। ये तो हम सोने के लिए पहले कर रहे हैं। चलो बाय एवरीवन।